देखिए झारखंडियों का दर्द क्या है और क्या यहाँ का सरकार, क्या यहाँ की राजनीतिक सत्ता, क्या मोदी की सरकार, क्या झारखंड की सरकार, क्या यहाँ के आईएएस, क्या यहाँ के डीसी, क्या यहाँ के आईपीएस झारखंड के मजदूरों के प्रति किस तरीके का सोच रखते हैं, इसको समझने की जरूरत है। कि हमारे सऊदी अरब के रियाद के शहर में गिरिडीह के, हजारीबाग के और बोकारो के मिलाकर के लगभग 50 मजदूर फंसे हुए हैं और 45 मजदूर एक जगह फंसे हुए हैं, 5 मजदूर एक जगह फंसे हुए हैं। पिछले 8 महीनों से उन लोगों को वहां पर वेतन नहीं दिया गया। पिछले 2 महीने से वो हम लोगों से ये संपर्क कर रहे थे कि हम लोग घर आना चाहते हैं। 1 महीना पहले सरकार को हम लोगों ने पत्र लिखा कि हमारे झारखंड के मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, उनको कैसे भी कर करके आप घर लाइए, उनको वतन वापस लाना होगा, भारत वापस लाना होगा। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारे गांव घर के लोग 5,000, 10,000, 20,000 कमाने के लिए कोई देश और विदेश में, सऊदी अरब में, तो कहीं पर दुबई में, तो कहीं पर दिल्ली में, कहीं मुंबई में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। और जब वो वहां पर फंस रहे हैं तो सरकार भी उसकी चिंता नहीं कर रही है। और हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग जाएंगे अलग अलग जिला के उपायुक्त के कार्यालय में और उनसे कहेंगे कि हमारे भाइयों को, आप हमारे मजदूर के भाइयों को पहले वापस लाओ, उसके बाद कोई बात होगी। और कल हजारीबाग के उपायुक्त के कार्यालय में हम और जयराम भाई गए थे और वहां पर वार्ता हुई है कि इन मजदूरों को आपको वापस लाना होगा। मैं ये मजदूरों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप सोचिए कि आपके ही गाँव घर के लोग हैं, वो 1.5 महीने से उनको एक कमरा में बंद कर दिया गया है। उनको खाने के लिए 1 टाइम का खाना मिलता है, उनको पानी भी बाथरूम वाला पानी पीना पड़ रहा है। वो वीडियो कॉल से बात किए थे तो अपनी व्यथा सुना रहे थे। क्या झारखंड इसी के लिए अलग हुआ था कि हमारा कोई भाई जाकर के दुबई में, कोई जाकर के रियाद में, क्या कोई सऊदी अरब में, क्या कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में जाकर के फंस जाएगा और बाथरूम का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएगा? इसलिए इस दर्द और वेदना को समझना होगा, नहीं तो ये झारखंड को लोग लूट करके बर्बाद कर देंगे। मेरे साथियों, ये आक्रोश और ये पीड़ा इसलिए है क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो ये कहा गया था कि झारखंड अलग होने के बुनियाद पर यहाँ के लोगों को उसका हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन आज देखिए कि आपसे क्या क्या छीन लिया गया। आप गांव में 10,000 रुपया कमाने के काबिल नहीं बचे। एक भी नौकरी की परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से नहीं होती है। अभी चतरा में एक चपरासी का वैकेंसी निकला तो मंत्री का बेटा चपरासी बन गया। एक चपरासी की नौकरी भी झारखंड के आम आदमी को नहीं मिल पा रही है। कोई जाकर के शिक्षक बनना चाहता है तो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया की परीक्षा नहीं हो पाती है। कोई बीएड कर लेता है तो जेटेट की परीक्षा नहीं होती है। कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो सीजीएल की परीक्षा वर्षों लटकी रहती है। कोई जाकर के सोचता है कि जेपीएससी की परीक्षा लिखेंगे तो जेपीएससी के परीक्षा में सेटिंग गेटिंग हो जाती है। कोई सोचता है कि हम लोग भी जाकर के कहीं पर टेंडर लेंगे, कहीं पर जाकर के कोई कारोबार करेंगे, वो काम भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब चाहे स्टील की कंपनी हो, चाहे अबरक की कंपनी हो, चाहे बिजली की कंपनी हो, चाहे आयरन ओर की कंपनी हो, चाहे माइनिंग की जितनी परियोजनाएं हैं, सरकार तो कह देती है कि 75% नौकरी झारखंडियों को मिलना चाहिए निजी क्षेत्र की कंपनियों में। लेकिन क्या 75% नौकरी झारखंड के मजदूरों को मिला है? ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। आपका भी जवाब होगा कि 75% नौकरी झारखंड के नौजवानों को नहीं मिल पाया है। इसका मतलब कि आपके मजदूर भी नहीं बन पा रहे हैं, नौकरी में आपके लोग जा नहीं पा रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था में आपके लोग हैं नहीं। आपके लोग शिक्षक भी बनने के लिए मजबूर हैं, शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। आपके लोग अगर चाहते हैं कि किसी बड़ी परीक्षा में शामिल होंगे तो परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। आपके लोग सोचते हैं कि सांसद और विधायक बनेंगे तो आपके लोग सांसद और विधायक भी नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब कि आपका नेतृत्व छीन लिया गया, आपका नौकरी छीन लिया गया, आपका अवसर छीन लिया गया और आपकी माटी पर आपका जमीन तो बार बार छीना ही जा रहा है और आपको विस्थापित किया जा रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है, इन नौजवानों को उठना होगा और इस इनकलाब की आवाज को एक आग देना होगा, तभी झारखंड की धरती में परिवर्तन हो पाएगा। रामगढ़ की धरती से इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में चाहे वो बिजली का उत्पादन हो, चाहे वो कोयले का उत्पादन हो, चाहे वहां पर अबरक का माइनिंग हो, चाहे पर आयरन ओर की माइनिंग हो,
इस राज्य के बॉर्डर के इलाके से एक भी गाड़ी का चक्का बाहर नहीं जाए, इस बात को तय करना होगा, तभी झारखंडियों को हक और अधिकार मिल पाएगा। नहीं तो इस राज्य के भीतर जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस तरीके से नौकरियों को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से आपके लोगों को केस और मुकदमे में फंसाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि अरे इन लोग अगर होशियार हो गया तो फिर झारखंडी लोग दूसरे लोगों का चलने नहीं देगा। और ये बताना चाहते हैं आप सबसे कि इन लोगों को बहुत अभी सुगबुगाहट से डर है कि ये जो नौजवान सुगबुगा रहे हैं 2 साल से, क्या करेंगे, ये जेबी केसेस वाले क्या करेंगे। इन लोगों को डर इस बात का है कि कोई साधारण घर से सानिया निकल गई, कोई साधारण घर से जयराम निकल गए, कोई साधारण घर से मोती निकल गया, कोई साधारण घर से सूरज निकल गए, कोई साधारण घर से संजय निकल गया। और इस तरीके से जब झारखंड के अलग अलग इलाकों में एक जागरूकता आ रही है तो लोगों को ये लग रहा है कि अरे ये क्या हुआ, हम लोग तो फॉर्च्यूनर चमका रहे थे, करोड़ों करोड़ बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे, तब काफिला चलता था। यहाँ पर तो काफिला जो है सिर्फ झारखंडियत के नाम पर, झारखंडी भावना के नाम पर चलने लगा है। ऐसा क्या जादू है इन लोगों में। उन लोगों को बहुत ही ऊंची आवाज में ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड को बदलने के लिए जोश और जज्बे की जरूरत होती है, हौसले की जरूरत होती है। सीना पर गोली खाने वाला हौसला चाहिए और जेबी केसेस के हर नौजवान में हौसला है, इसलिए ये कारवां दिख रहा है। और इसलिए ये कारवां झारखंड के भीतर 32,623 गांव में पहुंचा है। आज पलामू के लोग भी फोन करते हैं, चतरा के लोग फोन करते हैं और तमाम झारखंड के इलाकों से फोन आता है। कई नेता मंत्री अफसरों का फोन आता है कि बाबू ये तुम लोग कैसे कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कैसे करते हो। हम लोगों ने कहा कि आप लोगों ने तो बहुत हम लोगों को ताना दिया कि कैसे करोगे, नहीं करोगे। और उसके बाद फिर से एक ऐलान हुआ है कि जिस तरीके से बलियापुर में, जिस तरीके से रांची के टाटी सिलवे में, जिस तरीके से रामगढ़ में, जिस तरीके से कोडरमा, हजारीबाग, जामताड़ा, संथाल, कोल्हान में लाखों लाखों की भीड़ आई थी, 24 जनवरी को फिर से हजारीबाग में 1 लाख भीड़ जुटाने की तैयारी हो गई है। और ये कहना चाहता हूं कि वो 1 लाख का जो जनसैलाब होगा, उस जनसैलाब में इसी बात का ऐलान होगा कि अब नए साल में नया आगाज होगा। 2024 परिवर्तन का साल होगा, 2024 में बदलाव की गाथा लिखी जाएगी और झारखंड के राजनीतिक इतिहास में झारखंड के नौजवान 2024 में एक परिवर्तन का इतिहास रचेंगे। ये वहां पर 24 जनवरी को होने जा रहा है। लेकिन हम लोग पर जो बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबू ये तुम लोग जो कर रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग अपने रास्ते पर टिके रहोगे। हम लोगों ने कहा कि इस 2 साल के दौर में ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े ऑफर नहीं आए थे, ऐसा नहीं था कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को कोई कंपनी वाले बैठा के कहते थे कि बताओ भाई कौन कलर का स्कॉर्पियो चाहिए। जयराम भाई ने कहा कि अरे स्कॉर्पियो के लिए जयराम नहीं बना है, ये जयराम झारखंड को बदलने के लिए बना है। तब उन लोगों ने सोचा कि ये कैसे लोग हैं कि पत्थर के बने हुए हैं, झारखंड के लिए मर मिटने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है, लेकिन किसी समझौता के लिए तैयार नहीं है। और इस बात का भरोसा देना चाहता हूं यहाँ पर कि झारखंड के लिए जिस मोर्चे पर भी, जहां पर भी, जिससे भी, जिस तरीके से, जिस रूप में गोली बारूद से टकराने की बात आए, तलवार फर्श से टकराने की बात आए, विचारों से टकराने की बात आए, ये नौजवान टकराने को तैयार होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये भरोसा आप लोगों को दे रहा हूं। एक साजिश ये हो रही है कि बार बार हम लोगों पर केस मुकदमा किया जा रहा है, जहां भी सभा करते हैं केस मुकदमा कर दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले भी आप लोग एक सभा कर रहे थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था या गोला थाना का ही मामला था, लगातार फोन आने लगा कि कार्यक्रम नहीं करिए। आप सोचिए कि आपका एक पंचायत स्तर का कार्यक्रम से सीएम का ऑफिस हिल जा रहा है कि बाबू कार्यक्रम मत करो, 1 लाख की भीड़ आएगी तो क्या होगा, इस बात को सोचिए। इसलिए आप लोगों में दम बहुत है और आप लोगों ने दिखाया है कि झारखंड में अगर परिवर्तन लाना है तो ऐसे ही लोगों से परिवर्तन होगा। लेकिन ये परिवर्तन 4 रास्ते से होकर के ही जाएगा। पहला रास्ता है कि आपको किसी तरीके से नौकरी में घुसना होगा, किसी तरीके से जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उन परीक्षाओं में शामिल होना होगा। हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि अगर हमारे अफसर नहीं घुसे झारखंड के सिस्टम में,
तो आज देखिए जो बाहर के थाना प्रभारी हैं, बाहर के दरोगा हैं, झारखंडी आंदोलन से बहुत डरते हैं और बिना मतलब के केस मुकदमा करने का खजाना खोजते रहते हैं, जगह खोजते रहते हैं। तो कम से कम अगर झारखंडी माटी का कोई दरोगा होगा, झारखंडी माटी का एसडीओ होगा, झारखंडी माटी का बीडीओ होगा, सीओ होगा, तो इस बात का तो उसको कम से कम दर्द रहेगा कि नहीं, ये झारखंड की बात उठा रहे हैं झूठे केस मुकदमे में, इन लोगों को नहीं फंसाओ। इसलिए आप लोगों को सिस्टम में आना होगा, तब हम लोग इसको बदल पाएंगे। दूसरा बड़ा बात कि अगर झारखंड में हम लोग आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हुए, अगर झारखंड में हम लोग पैसे के बुनियाद पर मजबूत नहीं हुए, अगर झारखंड में माइनिंग का जो काम है, झारखंड में जो यहाँ पर लीज का काम है, चाहे वो पत्थर का लीज हो, चाहे बालू का लीज हो, और चाहे तमाम माइनिंग का लीज हो, खनन लीज का मामला हो, इस सारे चीजों में भी झारखंडियों को अपना भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, तब वो आर्थिक तौर पर संपन्न हो पाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हमारी जमीनों को लिया जा रहा है, हमें विस्थापित किया जा रहा है और पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। आप देखिए कि झारखंड का दर्द और पीड़ा क्या है कि लोग गोला में लड़े थे तो गोला का गोलीकांड हो गया था, बड़का गांव में लोग लड़े थे तो बड़का गांव में चिरोडी का गोलीकांड हो गया था, और यहाँ पर जमीन बचाने के लिए जब झारखंडी लड़ने जाते हैं तो झारखंडियों की ही लाश बिछ जाती है। इसलिए विस्थापन के भी दर्द को समझना होगा मेरे साथियों। और जब तक पुनर्वास की स्थिति सरकार नहीं स्पष्ट करती है कि अगर हमारा आप जमीन ले रहे हैं तो हमको कहां बसाएंगे, कहां नौकरी देंगे, इस बात पर पहले उनको सुनिश्चित करना होगा अपना पूरा रवैया, उसके बाद ही झारखंडियों का कल्याण हो पाएगा। और आपको चौथी बात ये कहना चाहता हूं कि आपको नेतृत्व में जगह बनाना होगा। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर जाकर के कोई दूसरे जगहों से लोग जाकर के सांसद बन जाते हो और विधायक बन जाते हो। आप देखिए पूरा दक्षिण भारत को, तेलंगाना को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए, केरला को देखिए, कर्नाटक को देखिए, उन तमाम राज्यों को देखिए, उतना छोड़िए बगल में बंगाल को देखिए। क्या बंगाल में जाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ हाजीपुर बक्सर वालों को, बलिया वालों को, कि अगर है तुम में इतनी ताकत तो जाकर के बंगाल में जाकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ करके दिखाओ। ये झारखंडियों को चारागाह समझ लिए है, झारखंड की धरती को चारागाह समझ लिया। ऐसे लोगों को बेदखल करना होगा मेरे साथियों। कोई आ रहा है भागलपुर से तो गोड्डा का सांसद बन जा रहा है, कोई बक्सर से आ रहा है तो हजारीबाग का सांसद बन जा रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है तो रांची का सांसद बन रहा है, कोई बिहार से आ रहा है तो चतरा का सांसद बन रहा है, कोई बक्सर से आ रहा है तो पलामू का सांसद बन रहा है। और राज्यसभा में देखिए कहां से आ जाते हैं, कोई गुजरात से आकर के सांसद बन जाते हैं, कोई कहीं और से आकर के सांसद बन जाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर झारखंड बना है तो झारखंडियों के लिए बना है, चाहे नौकरी हो चाहे नेतृत्व हो, पहला हक झारखंडियों को होगा। यही आपको सुनिश्चित करना होगा मेरे साथियों। और जो बात हम लोगों ने कहा है, हर मंच पर ये बात हम लोगों ने कहा, इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं है कि अगर बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो ये झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है। पहला झारखंडियों को मिलेगा, पहला अपना पेट भरेंगे तब किसी दूसरे का ख्याल करेंगे। इस बात को आंख खोल के और सीधे तौर पर कहिए। और लोग कहते हैं कि बाबू तुम लोग तो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हो, तुम लोग तो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ रहे हो। इस देश में किसी को भी कहीं चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस देश में अगर कोई चुनाव लड़ करके जीत रहा है तो इसका मतलब कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत रहा है। उन लोगों को यह जवाब देना होगा कि ठीक है, तुम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान ने तुमको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, लेकिन यही संविधान हमें कहता है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें, सही लोगों को दें। इसलिए झारखंडियों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने अंदर ये राजनीतिक चेतना जगाना होगा कि आपकी उंगली में जो नीली स्याही लग रही है, कि आपके जमीर के अंदर से जवाब आना चाहिए कि आने वाले भविष्य में जब ये नीली स्याही कभी भी लगेगी तो किसी झारखंडी माटी के बेटा और बेटी पर लगेगा, किसी ऐसे बाहरी माटी के बेटा पर मत लगाइए। और ये बात भी आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि बार बार कोई राजा का बेटा राजा बन जा रहा है, कोई राजा की बेटी रानी बन जा रही है, कोई राजा की पत्नी रानी बन जा रही है।
इस तरह की परिस्थितियों को बदलना होगा मेरे साथियों, तब झारखंड की राजनीति बदलेगी। यहाँ पर वंशवाद की राजनीति है, यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति है, यहाँ पर पूंजीवाद की राजनीति है। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि विधायक के घर से ही विधायक निकलेगा, सांसद के घर से ही सांसद निकलेगा, और इन लोगों ने इन सारे चीजों को एक फैक्ट्री समझ लिया है। इसलिए इन लोगों को जवाब देना होगा कि नहीं, अब झारखंडी जाग गया है और झारखंडी अब जो है सो कोड़ी और कुदाल और जुआठ लेकर के सांसद भी बना सकता है। ये बात को आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा। ये लोग आएंगे लंदन की डिग्री लेकर, अमेरिका की डिग्री लेकर, और आपको कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर के आया हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, और अलग अलग तरह की बात कहने लगेंगे, आपको बरगलाएंगे और आपको ये डराने लगेंगे कि ये मंदिर की बात, ये मस्जिद की बात, वो कहेंगे कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है। वो कभी ये बात नहीं कहते हैं कि झारखंडियों का अधिकार खतरे में है। इन लोगों के साजिश को समझना होगा, और जो लोग आप लोगों को लड़ा रहे हैं उन लोगों के साजिश और षड्यंत्र को समझना होगा। अगर इस साजिश और षड्यंत्र को आज की तारीख में हम लोग नहीं समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि झारखंड 23 सालों में जिस तरीके से लूटा गया है, जिस तरीके से आपके लोग रिक्शा चलाने को, जिस तरीके से आपके लोग चाय बेचने को, जिस तरीके से आपके लोग गुमटी खोल करके गुजारा करने को एक तरीके से मजबूर हो गए हैं, ये स्थितियां आगे वाली पीढ़ी में भी इसी तरीके से बनी रहेगी। इसलिए जो यहाँ छोटे छोटे नौजवान हैं, जब ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो अपने पिता से सवाल करेंगे कि बाबूजी, जब झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जा रहा था तब आप कहां थे? तब आपके पास ये नैतिक बल होना चाहिए कि हाँ, हम उस लड़ाई में जेबी केसेस के साथ थे, उस लड़ाई में साथ खड़े थे, उस लड़ाई में साथ कदम ताल कर रहे थे। ये नैतिक बल आपके साथ होना चाहिए। और इस बात को छोड़ दीजिए कि कहां पर जेबी केसेस में पद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस बात को छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बात तय कर लीजिए कि इस संगठन को अगर कुछ देना चाहते हैं, झारखंड को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है। गांव गांव में 20 आदमी 30 आदमी में जाकर के कहिए कि बाबू, आने वाले वक्त में अब झारखंड के लोगों को ही मौका देना है। इतनी सी बात आपको कहनी है। और इन लोगों का बहुत बड़ा प्रबंधन होता है। ये लोग हर पेज का पन्ना प्रमुख बनाता है। एक वोटर लिस्ट में जितना 25-30 वोटर होता है उसमें लोग पन्ना प्रमुख बनाता है संगठन वाला लोग। आप लोगों को कहना होगा कि ये पन्ना प्रमुख बनाने वालों का जवाब हम लोग अंगना प्रमुख बना करके देंगे। 105 अंगना तय करिए कि 50 आदमी तक ये संदेश लेकर के जाएंगे कि झारखंडियों के हक अधिकार की लड़ाई में साथ देना है, तभी इन लोगों से लड़ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं है, हम लोगों के पास बड़ा पूंजी नहीं है, हम लोग बड़े बड़े बूथ कमेटी पर जाकर के 10,000 50,000 खर्चा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के पास सिर्फ एकमात्र ताकत है, विचारों की ताकत है। और आप लोगों के पास एक ताकत है, सबके पास एक ताकत है, एक वोट देने की ताकत है। इसका सही से इस्तेमाल हो झारखंड के भीतर, ये आप सबों से कहना चाहता हूँ। और इस साजिश को समझना होगा कि जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है, हम लोग बार बार कहते हैं कि अरे बाबू, तो मेहनत बड़ी करो हा, लेकिन जीतो पारभा ये सब सेरेंट हिम। एक बात हम इनके बहुत गांव घर में जाइए तो कि बाबू, इतना इतना बड़ा हथियन थिन कैसे पारभा। उन सबको हम लोगों ने कहा है कि सारे बात को दरकिनार करिए। सब कहेंगे ना बाबू, दूसरे दूसरे लहर चलो हो, देश में अलगे लहर चलो हो, कोई अलग नेता के नाम पर, कोई अलग नेता के नाम पर, वो सब लहर में कैसे टिकबा। उन लोगों से ये सवाल करिए कि जो बड़ी कोयला खनन की परियोजनाएं लगी, अगर अडानी यहाँ पर आया, अगर अडानी बांग्लादेश बिजली भेज रहा है, अगर अडानी बड़का गांव में जमीन लेना चाहता है, अगर यहाँ पर गोला में इतने खनन की परियोजनाएं चल रही है, रामगढ़ में चल रही है, यहाँ पर आलोक स्टील है, और इन लोगों को अगर प्रदूषण की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और तमाम लोगों को अगर यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है, तो क्या सिर्फ इसमें कोई एक जिम्मेवार है? अगर आप गौर से आकलन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबको डंके की चोट पर ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने झारखंडियों को छला है और सभी लोगों ने झारखंड के हक अधिकार को कुचला है। क्या झारखंड के 14 सांसदों में और 6 राज्यसभा के सांसदों में इतनी कुव्वत नहीं थी कि 2 साल से आंदोलन चल रहा है तो देश के सबसे बड़े पंचायत दिल्ली में ये बात कहे कि झारखंड में 2 करोड़ 3 करोड़ लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, पुनर्वास की नीति बनाओ, लेकिन आपके एक भी सांसद ने इन बिंदुओं पर जाकर के वहां नहीं कहा।
इसका मतलब कि जिन झारखंडी माटी के लोगों को चुना वो लोग भी हम लोगों से वादा खिलाफी कर दिए, और जो बाहर के सांसद चुने वो तो खैर लगातार उनका कुछ कहना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कह रहे हैं कि झारखंडी माटी का ही बेटा बेटी को सांसद विधायक बनाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसको एक बार मौका दिए और अगर वो फेल साबित हो गया है, अगर आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, तो वैसे अवसरवादी लोगों को भी बेदखल करना है। अरे झारखंडी है और हम इनसे अगर वो वादा खिलाफी किया है तो वैसे लोगों को भी स्वीकार मत करो, ये भी कहना चाहते हैं आप सबसे। तब ये झारखंड बचेगा, क्योंकि इसी कॉर्पोरेट लोगों के हाथों में जाकर के ऐसे लोग वहां पर बिक जा रहे हैं और झारखंड के हक अधिकार को बेच दिया जा रहा है। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि पिछले 23 साल में झारखंड के भीतर इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ कि 2 साल तक कोई आंदोलन चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार सभाएं होती रहे। और आप सोचिए कि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा है। अभी जब मैं परसों हिसार में था तो आ रहे थे हम फ्लाइट में, एक दिल्ली के पत्रकार मिल गए जो रांची आ रहे थे। हम मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ जेबी केसेस का एक पोस्टर दिख गया, इनको देखा, बोला कि आप लोग वही लोग हैं क्या जो झारखंड में नया कुछ पार्टी चल रहा है, जो लड़के लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम बोले हाँ, हम लोग वही लोग वाले हैं। आप सोचिए कि पूरे देश में लोगों की नजर है। लेकिन ये बात अभी सूरज जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय मीडिया हम लोगों को नहीं दिखाता है। ये राष्ट्रीय मीडिया हम लोगों को इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय मीडिया वाले भी उन्हीं कोयला खनन के माफियाओं के दोस्त हैं, उसी कोयला खनन की कंपनियों के दोस्त हैं, वही एनटीपीसी अडानी के दोस्त हैं। इसलिए वो आपके खबर को नहीं दिखाएंगे। और ये यूट्यूब के साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने 2 साल में झारखंड के आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। इन सभी साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं और आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी अब समय हम लोगों के पास बहुत कम है। बूथ लेवल पर हम लोगों को लड़ने की बारी है। तमाम जो हमारे संगठन के साथी हैं, गांव घर के साथी हैं, और उन लोगों की भी मैं मजबूरी समझता हूं जो अलग अलग राजनीतिक दलों में होंगे, अलग अलग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूं कि जो 20 साल से 25 साल से किसी नेता से जुड़े हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं और वहां पर अपना काम काज कर रहे हैं, उन सभी बड़े बुजुर्गों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि एक बार अपनी अंतरात्मा से यह सवाल पूछिए कि क्या ये हमारी जो मांग है झारखंड के भीतर झारखंडियों को हक दिलाने की, क्या ये जो मांग है झारखंड में स्थानीय नीति की, ये जो झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग है, जो नियोजन नीति की मांग है, जो पुनर्वास नीति की मांग है, जो ओबीसी को झारखंड में आरक्षण नहीं मिला 27%, क्या ये मांग गलत है? आपको भी ये नजर आएगा कि नहीं, ये नौजवान सही बात कह रहे हैं। और हम लोग से बहुत लोग आकर के कहते हैं कि बाबू तो इनका तो मांग ठीक हो, तो इनके डिमांड ठीक हो, लेकिन सामने नए बो काहे कि हमने चिन्हा जी बो। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से कहना चाहते हैं ठीक है, चिन्हा की कोई जरूरत न है, लेकिन पीछे पीछे भी कम से कम पीठ थपथपा दीजिए हमारे साथियों का और कहिए कि जाओ बाबू, रण क्षेत्र में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। आपको साथ देना होगा मेरे साथियों। जब तक ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, ऐसे नौजवानों का, ऐसे क्रांतिकारी साथियों का साथ नहीं देंगे, ये झारखंड में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और इस परिवर्तन को करने के लिए आपकी सहभागिता जरूरी है। आप जब तक सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे, झारखंड की जिस बुनियाद को हम लोग हिलाना चाह रहे हैं, जो एक जमा जमाया बुनियाद यहाँ पर जम गया है, भ्रष्टाचारियों का, यहाँ पर आप देखिए माफियाओं का, यहाँ पर नौकरशाहों का एक बहुत